नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको के सामने एक देश एक चुनाव की बात करेंगे और उसमें जो भारत सरकार ने कमेटी घोषित की है उसके बारे में पूरी संपूर्ण व्याख्या करेंगे, इससे आपको पता चल सके कि इसके लिए कौन कौन इसमें शामिल किए गए हैं और जो लोग शामिल किए गए हैं उनका इस कमेटी में क्या महत्व है और क्या उनका उद्देश्य है। इस समय इंडिया गठबंधन की जो ज़बरदस्त एकजुटता दिखाई दे रही है उसको लेकर के भारत सरकार के प्रधान हमारे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी का सबब भी सबके सामने है, साफ है एकदम से कि वो क्यों परेशान हैं। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता इस समय इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द है। बीजेपी में और कोई चेहरा नहीं है जिसके हाथ में कोई सत्ता की चाबी हो या वो कुछ कर भी सकें इस मामले में। ये सत्ता हाथ से जाती है तो भी ये दोनों आदमी जिम्मेदार होंगे और सत्ता इनके हाथ में रहती है तब भी ये दोनों लोग जिम्मेदार होंगे। इसलिए उन्होंने अभी एक ऐसा ताना बाना तैयार किया है जिसकी घोषणा उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान करवा दिया गया है। ये संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया था, ट्विटर के हवाले से लोगों को पता चला। लेकिन आज एक जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये है कि इस कमेटी की भी घोषणा कर दी गई है। कमेटी के अध्यक्ष होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मैं आपको इस मामले में पूरी कमेटी में जो 8 सदस्य लाए गए हैं उनके बारे में पहले उनके नाम बता दूं जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे देश के, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है और इसमें 8 सदस्यों को शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह को शामिल किया गया है। अब आप सोचिए, अमित शाह तो कानून भी नहीं पढ़े हुए हैं, केवल नॉर्मल नेता हैं। वो इस कमेटी में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या डायरेक्शन देंगे, ये सबके सामने होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो कमेटी गठित की गई है उसके जो मैं नाम गिनाने जा रहा हूँ, अमित शाह की मौजूदगी के रहते हुए कोई भी सदस्य उनसे बाहर नहीं जा सकता। जो अमित शाह कहेंगे वही इस कमेटी में लिखा जाएगा। खैर ये आगे की बात है, देखते हैं क्या होता है। तीसरे नंबर पर अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता हैं, उनको लिया। लेकिन कमेटी जब घोषित की गई है तो उसके नाम के सामने अधीर रंजन चौधरी, लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा कांग्रेस, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लीडर, ये उनके सामने नाम के सामने लिखा गया है। अगला नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपना कश्मीर में नया गुल खिलाया है, नई पार्टी बनाई है, उनको शामिल किया गया है। और उसके आगे NK सिंह हैं जो 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी थे, इनको भी शामिल किया गया है। पूर्व लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप जो वरिष्ठ लीडर हैं, और अधिवक्ता हरीश साल्वे
आप हमेशा जानते हैं कि वो सरकार के पक्ष में ही वकालत करते हैं, जहाँ भी उनको ले जाया जाता है वो बाकायदे उसी पर काम करते हैं। पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर शनिवार को जो आज 8 सदस्यीय टीम घोषित की गई है, उसमें सर्वसम्मति से उसमें किया गया है। उसमें समिति लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव तक एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देगी ये कमेटी, इसलिए इसका ऐलान किया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर समिति के सदस्य में शामिल होंगे। विशेष कार्य विभाग के सचिव नितेन चंद को सचिव बनाया गया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि इस उच्च स्तरीय समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति तुरंत कार्य आरंभ करेगी और यथाशीघ्र सिफारिश करेगी। ये तो खबर एक हमारे पास है, लेकिन हम इस खबर का एनालिसिस करना चाहते हैं। अधीर रंजन के अलावा कोई भी व्यक्ति इसमें अपनी ओर से सरकार के विरोध में जाकर टिप्पणी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल साफ सी बात है। गुलाम नबी आज़ाद क्या हैं? कांग्रेस से निकाले गए या कांग्रेस छोड़कर गए, वो इन दिनों खूब सुर्खियों में है। और कांग्रेस के जो फैमिली है, बड़ी फैमिली, उनका विरोध करते रहते हैं। इसके अलावा बाकी सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं से होकर के भारत सरकार की नुमाइंदगी कर चुके हैं, भारत सरकार का सहयोग करते हैं। हरीश साल्वे हों, कोई और हों, जो भी हों, तो उनका अपना कोई मत नहीं होगा। और इनमें से मैं समझता हूँ 7-8 सदस्य जो भी होंगे, अधीर रंजन के अलावा अमित शाह की बात से बाहर नहीं जाएंगे। अब एक सवाल उठता है, लॉ कमीशन ने जो ये विज्ञप्ति एक जारी करी है, उसमें ये कहा गया है, समिति को डायरेक्शन दिया गया है कि वो विधानसभा जितनी भी है देश में, उनका जो आधा हिस्सा होता है, आधा हिस्सा मान लीजिए जैसे 28 राज्य हैं, उनमें से 14 राज्यों की सहमति संविधान में संशोधन के लिए ज़रूरी है, एक देश एक चुनाव के लिए। तो उन्होंने कहा है कि क्या इस तरह की सहमति की ज़रूरत है, ये समिति निर्णय कर सकती है और सिफारिश कर सकती है। यदि समिति ये लिख देगी कि कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो वही चीज़ मानी जाएगी। और हम समझते हैं सबसे बड़ा रोड़ा इसी बात का है कि अधिकांश राज्य, हम जहाँ तक हम समझते हैं, लोकसभा के चुनाव के साथ चुनाव के लिए तैयार नहीं होंगे। एक चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़, एक और पैरा पढ़ाया गया है, उसमें कहा गया है कि नगर पंचायत, लोकल बॉडी जिनको कहते हैं, पूरे देश में जितनी लोकल बॉडी हैं वो, और पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव, ये सारे चुनाव, चारों चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, नगर और लोकल बॉडी और ग्राम सभाओं, इन सब के चुनाव पूरे देश में एक साथ होने चाहिए। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसको भी समिति बाकायदे क्लियर करे। अब एक बड़ा पेचीदा सवाल आ गया है, समिति ने यदि रिपोर्ट दे दी कि चारों चुनाव एक साथ हो सकते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ इस देश में जो नीचे तक जो जनता चुनावों से प्रभावित होती है, उसे लोकसभा से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसे ग्राम प्रधानी से, उसे सभासदी से, उसे नगर पंचायत से बहुत प्रभाव पड़ता है। नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनसे, खासतौर पर ग्राम प्रधानी का चुनाव 98% वोट के लिए प्रेरित किया जाता है और प्रधान लाते हैं
तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे ग्रास रूट पर अपनी बात को पहुँचाने के लिए शायद ये काम भी कर सकते हैं कि सारे देश में सारे चुनाव एक साथ हों। बाद में कहीं तक ये बात सच है कि सारे चुनाव एक साथ हो जाएं और सारा कंट्रोल चुनाव आयोग के पास हो, तो फिर हम समझते हैं कि चुनाव का खर्चा तो बचेगा, निश्चित तौर पर बचेगा, और तमाम चीज़ें ऐसी भी होंगी। लेकिन क्या चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर जो ग्राम सभा के और लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, उनको भी उनकी भी सूची अपने हाथ में ले सकता है, या उस सूची को निरस्त करने के बाद जो लोकसभा में मतदाता सूची है उसी का प्रयोग करेगा एक साथ। ये चीज़ समझने की है। तो फिर उसके बाद मान लो जो उनके अपने निर्वाचन केंद्र हैं उनको इन्हीं निर्वाचन केंद्रों में समायोजित किया जाएगा, परसीमन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन का मामला है। लेकिन ये समिति क्या करेगी, इसका हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार होगा कि समिति क्या रिपोर्ट देती है। उसके बाद लोकसभा में 18 से 22 तक जो 5 सेशन होंगे, 5 सभाएं होंगी संसद की, उनमें क्या प्रस्ताव होंगे, कैसे होगा, ये देखना बाकी है। आपको मैं एक चीज़ और समझा दूं कि अंत में गृह मंत्री अमित शाह का इस समिति पर मेरे हिसाब से पूरा बोर्ड रहेगा। कोई भी अलिफ से बे नहीं कर सकता, मोहर सबको लगानी है। कोविंद साहब को आप पहले से जानते हैं, वो क्या हैं, क्या थे, उन्हें भी केवल दस्तखत करने हैं एज ए अध्यक्ष के तौर पर, और बाकी जो भी सेक्रेटरीट वगैरह जो भी लोग हैं, अधिकारी वर्ग को जो शामिल किया गया है, उसके मामले में आप सभी लोग जानते हैं इस समय देश की राजनीति किधर से कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। हालांकि मैं समझता हूँ ये जनता का फैसला होगा कि जनता किसे वोट देगी। शायद केंद्र सरकार के नुमाइंदे ये समझ रहे हैं कि हमारे नाम पर पूरा देश हमारी तरफ उलट पुलट कर देगा सारा खेल और इंडिया हार जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी भूल भी हो सकती है, और ये मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार के लिए खतरा भी पैदा हो सकती है। खैर, वो जो होगा एक अलग विषय है, जब ऐसा होगा तब हम आपसे फिर बात करेंगे। आज बस इतना ही। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और मैं अच्छे अच्छे संदेश, अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको भेज सकूं और आगे बढ़ सकूं। मेरा वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।